हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मेरा नाम है शैली गुरवानी। पिछले वीडियोस में तुम पूछे मैडम आपका नाम क्या है, मैडम आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है शैली। चैनल है करियर प्लानेट जोधपुर और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए थे। लीगेंड किसे कहते हैं, लीगेंड कितने प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, सब कुछ पढ़ लिया था लीगेंड के बारे में, उभय दंतुक को मिला के, कीलेट, कीलेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब आज का स्पेशल पढ़ने वाले, तो जो छूटा है आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। उसके बाद में आएगा कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखने के नियम, फिर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी क्लास लंबी चलने वाली है ना, खाना वाला नहीं खाया तो खा के बैठना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। तो हम कहेंगे भाई संकुल की बात करें तो सेंटर में, बीचों बीच में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। चारों तरफ क्या होता है, तो लीगेंड। लीगेंड का काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, है ना। लीगेंड का काम है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करना। ठीक है, दान कर देगा, दान करेगा तो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। अब वो कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। क्लियर। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कितने उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, उसे कहते हैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर लीगेंड मोनोडेंटेट है, अगर तुम्हारे पास एक दंतुक लीगेंड है तो वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। अब एक दंतुक लीगेंड दो है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, समन्वय संख्या दो हो जाएगी। तीन मोनोडेंटेड लीगेंड है तो तीन जने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, तीन उपसहसंयोजक बंध बनेंगे तो समन्वय संख्या तीन हो जाएगी। चार हो जाएंगे तो चार, पांच होंगे तो छह होंगे तो ऐसे। ठीक है, लेकिन द्विदंतुक है तो भाई द्विदंतुक मतलब दो दाता परमाणु, दोनों जने पेयर डोनेट करेंगे तो एक जना दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। द्विदंतुक लीगेंड अकेला दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो लीगेंड एक, उपसहसंयोजन संख्या अकेले की दो, और फिर वो कितने हैं उसके डबल कर दो, तो ऐसे चलाते रहेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। तो हम कहेंगे चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संकुल की समन्वय संख्या। तो बच्चों किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लीगेंड के मध्य बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या, उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो मान लो उदाहरण है मेरे पास, मैंने ये लिख दिया CuH2 होल 4 और मान लो चार्ज +2 है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर जो है ना, देखो वाटर तो न्यूट्रल है, संकुल है ना, कॉपर तो धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु, लीगेंड कौन है, वाटर, वाटर न्यूट्रल है, मतलब ये +2 चार्ज कॉपर का ही है। तो मैं कहूंगी भाई इस संकुल में सेंटर में तो कॉपर +2 है। क्या मैं सही कह रही हूं, इस संकुल में सेंटर में तो कॉपर +2 है। लीगेंड कौन है, वाटर, चार वाटर है। अब आपको पता है वाटर एक दंतुक लीगेंड है ना, जल का अणु जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 2 हो गया। देन बच्चों ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। अब ये वाटर ही है, लिखा है ऐसे क्योंकि डोनेशन ऑक्सीजन कर रहा है ना, तो OH2 लिख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो H2। ठीक है, तो क्या तुम्हें नजर आ रहा है 4 उपसहसंयोजक बंध बने, है ना। तुमसे पूछे भाई इस संकुल की उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजक नहीं है, आई थिंक उपसहसंयोजन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी है, तो गिन लो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे, 4 दिखे बच्चों, तो तुम कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। समन्वय संख्या क्या मैं ऐसे लिख दूं शॉर्टकट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें तो हमने क्या किया, चलो एक टेबल ही बना लेते कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, लीगेंड गिन लो और समन्वय संख्या बता दो। तो बच्चे देखो सेंट्रल मेटल एटम, धातु क्रोमियम है, Cr मतलब क्रोमियम होता है, इतना तो क्लियर है ना, Kr क्रिप्टन होता है, कहीं तुमने क्रिप्टन तो नहीं सोच लिया, है ना। धातु की बात कर रही हूँ, वो अक्रिय गैस है क्रिप्टन, Kr, ये Cr है क्रोमियम। अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है,
है ना। अमोनिया के बारे में जानते हो ना, NH3 नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब एक ही है तो बेचारा एक ही डोनेट करेगा, है ना। तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है। तो कितने लिगेंड है, लिगेंड संख्या पूछ रहा है तो हम कहेंगे 6। समन्वय संख्या कितनी है, तो इमेजिन करो क्रोमियम बीचों बीच में है ना, और 6 अमोनिया, तो बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अमोनिया है इधर जो उसको लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। 6 अमोनिया हैं जो उसको लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना। और बाहर Cl3 है तो मैं ऐसे करती हूँ, बाहर Cl3 लिख देती हूँ, ठीक है। तो गिन सकते हैं ना समन्वय संख्या, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो हमें 6 नजर आ रहे हैं। तो समन्वय संख्या 6 है। बोलो कोई समस्या है क्या यहाँ तक, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या इस कॉम्प्लेक्स की, तो 6 है, ठीक है। मान लो ये है कोबाल्ट En होल थ्राइस Cl3। अभी En के बारे में दिमाग लगाओ, En था एथिलीन डाइअमीन, याद आया कि En शॉर्टकट है, देखो En एथिलीन डाइअमीन, बोलो एथ मतलब 2 कार्बन, क्या भाई, एथ मतलब 2 कार्बन, लीन मतलब लगातार, एमीन, एमीन था बच्चे NH2 और NH2, ठीक है। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, और इसको शॉर्ट में En लिखते थे, तो हम कहेंगे ये तो द्विदंतुक है, कि नहीं है, बोलो द्विदंतुक है ना, तो हम कहेंगे हाँ ये तो द्विदंतुक लिगेंड है। मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, एक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि दाता परमाणु 2 है, ठीक है। तो लिगेंड संख्या कितनी है गिने, तो हम कहेंगे 3। और एक जना दिख रहा है ना तुम्हें, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो 2 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, तो एक जना 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो 3 जने कितने बनाएंगे, तो हम कहेंगे 6। बात समझ में आ रही है। En एथिलीन डाइअमीन, आप एथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हैं। द्विदंतुक लिगेंड है क्योंकि दाता परमाणु 2 है, एक जना 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो 3 लिगेंड है, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो लिगेंड 6 थे तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि मोनोडेंटेट था। लिगेंड 3 है तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो भाई बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ये ले लिया Na2Fe EDTA, तो बच्चे EDTA याद करो, EDTA याद आया तो मैं पिछली क्लास में सिखाया था, बोलो E फॉर क्या था, E फॉर क्या था, एथिलीन, D फॉर डाइअमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, चार्ज -4 था। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, षट दंतुक लिगेंड है, मतलब डोनर एटम 6 है, तो ये अकेला ही काफी है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम कहेंगे लिगेंड संख्या तो 1 लिख दो, और ये अकेला 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो समन्वय संख्या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या 6 लिख देते हैं, बात ही खत्म। क्लियर, तो इतना क्लियर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ जाए। तो तुम्हारे पास देखो एक क्वेश्चन है, CO En होल टू Cl2 Cl में कोबाल्ट की समन्वय संख्या क्या है। थोड़ा ज़्यादा ही वाइट लग रहा होगा, ब्लर कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उस कॉम्प्लेक्स को, देखो CO En होल टू Cl2 और Cl। हंसी इसलिए आ रही है कि थोड़ा टाइम पहले मैं कोई टीचर का, फेमस कोई नोन पर्सनालिटी है उनका, वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो फीमेल टीचर्स के बारे में थोड़ा फिल्टर हटा के देखिए मैडम, आदिवासी लगती है। तो मुझे बहुत हंसी आ गई। मैं कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि अभी फिल्टर हटा के हम तो कैसे देखें कि कोई आदिवासी लग रहा है या नहीं लग रहा है। तुम्हें भी वीडियो मिलेगा, बहुत वायरल हो चुका है, किसी एक टीचर ने दूसरे टीचर पे थोड़ा कमेंट ही कर दिया था, तो इट्स ओके। चलो, तो थोड़ा ब्राइटनेस मैं बोर्ड की कह रही हूँ, बोर्ड की ब्राइटनेस ज़्यादा है कि नहीं, मेरी तो है जैसी ही है, ठीक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, COEN होल टू Cl2 Cl में कोबाल्ट, CO कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो बच्चे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को बनाएं तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले तो CO, ठीक है। अभी देखो En एथिलीन डाइअमीन है, तो बताइए 2 साइट बुक कर लेता है, तो मैंने क्या किया, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना के मैंने ऐसे लिख दिया En, कि भाई ये अकेला है ना, 2 उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। En तो तुम्हारे पास 2 है, तो एक और En जो है ना, वो भी 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर लेती हूँ,
ठीक है। उसके बाद में भी तुम्हारे पास तो 2 Cl है, तो भाई एक Cl इधर बना देते हैं, एक Cl इधर बना लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे संभाव्यता सीखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म आएगा, तो हम तब सीखेंगे। फिलहाल ये ऐसा कुछ है। तो अब तुम गिन सकते हो, लीगेंड संख्या तो है 4, 2 EN है, 2 क्लोराइड है, लेकिन समन्वय संख्या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 2, 4, 5 और 6। तो बच्चे उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना। ब्राइटनेस हटा देती हूँ भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट है। चलो, हेट्रोलैप्टिक संकर मतलब कॉम्प्लेक्स। तो मैंने तुम्हें 2 तरह के संकुल सिखाए थे, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमो मतलब समान, लैप्टिक मतलब लीगेंड मान लेते हैं। तो अगर लीगेंड समान है तो होमोलैप्टिक, लीगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो हेट्रोलैप्टिक। तो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले वाले में सारे लीगेंड साइनाइड है, एक जैसे हैं, होमो। दूसरे वाले में देखो तो 5 तो अमोनिया है ना। अभी 5 को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, और एक सल्फेट है। तो 5 अमोनिया है, एक सल्फेट है, 2 अलग अलग तरह के हैं, मतलब 2 टाइप के हैं। तो हम कहेंगे होमो तो नहीं है, एक से ज़्यादा प्रकार के हो गए। फिर यहाँ सारे आई है, यहाँ सारे अमोनिया है, तो बच्चों हेट्रोलैप्टिक जो है वो सेकेंड। एक से अधिक प्रकार के लीगेंड है तो वो हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी उप सहसंयोजक यौगिक में, संकुल यौगिक में पहली स्पीशीज जिसको लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है वो होती है धातु परमाणु, दूसरी होती है लीगेंड, और बाकी न्यूट्रल करने के लिए आगे पीछे आयंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने एक उदाहरण लिखा कि भाई, सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं, जाना पहचाना हमारा कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। ठीक है, अभी इस कॉम्प्लेक्स में तुम क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। अभी बच्चों K पोटेशियम, तो मुझे बताओ क्या पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है? हाँ, लीना की रब से फरियाद, 11th क्लास से पहले ही सीख लिया था। ग्रुप 1, हाँ लीना की रब से फरियाद, ग्रुप 1 मतलब संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। तो मैं कहूँगी अच्छा पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो ठीक है भाई, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, और यहाँ तो मेरे पास 4 पोटेशियम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चे Fe तो X मान ले, फाइंड करना है। और Cn तो मैंने सिखाया था तो उभय तंतुक लिगेंड में Cn -1 होता है, साइनाइड का चार्ज कितना होता है? -1। तो भाई एक साइनाइड का चार्ज -1 है, मेरे पास तो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। पूरा संकुल तो मुझे उदासीन नजर आ रहा है तो 0 लिख देती हूँ, तो x = +2 आ गया। तो भाई पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ो। मान लो मैंने तुम्हें कहा अच्छा ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लो, ये ले लो, प्लैटिनम NH3 Cl2 और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ठीक है, माना केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था X प्लस 2 अमोनिया है तो 2 इंटू अमोनिया न्यूट्रल है क्या बच्चों? क्या भाई अमोनिया न्यूट्रल है? अमोनिया का सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर में गैस तो न्यूट्रल ही होती है, आवेशित तोड़ना होती है, तो हाँ अमोनिया न्यूट्रल है। तो अमोनिया उदासीन है मतलब 0, 2 अमोनिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। Cl तो एक क्लोरीन, Cl का चार्ज -1 है, बॉन्ड कैसे बनाएगा? -1 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1 Cl -1, 2 Cl है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पूरा संकुल तो मुझे न्यूट्रल लग रहा है, तो बच्चे x = +2। तो इस संकुल में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया Na2CrOF4, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Na2CrOF4। तो सोडियम ग्रुप 1 में आ गया, हाँ लीना ना मतलब सोडियम, ग्रुप 1 मतलब ऑक्सीकरण अवस्था 1। तो भाई एक सोडियम 1 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान लेते हैं। नाउ ऑक्सीजन, तो बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सो, ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन ही तो है O-2। ठीक है, तो ऑक्सीजन -2। नाउ फ्लोरीन तो -1 ही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई, +2 -2 तो कैंसिल कर दूं, तो मुझे लग रहा है x = 4 होना चाहिए। ठीक है, तो +2 -2 कैंसिल हो गया, x = 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, मान लो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया तुम्हें, ये दे दिया मान लो FeCO5, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो FeX मान लेते हैं 5 × CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसको बोलते हैं कार्बोनाइल, हिंदी में कार्बोनिल। ठीक है, तो न्यूट्रल है, तो CO न्यूट्रल है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखे बच्चों, है ना। तो x = अगेन कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0, FeCO5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले ले, तो मान लो मैंने तुम्हें कहा ऐसा ले लो, NiCl4-2, ठीक है ना। केंद्रीय धातु परमाणु निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, तो भाई निकल को x मान लेती हूँ, Cl-1 होता है, Cl- ClBr(I) है ना, हैलोजन सारे क्या होते हैं -1, तो हम कहेंगे Cl-1 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। अब मुझे 0 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे कोई उदासीन संकुल थोड़ा ना दिया आपने, तो मुझे आयन दिया। देखो पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, -2, NiCl4 को ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर -2 लिख दिया, मतलब इन सब के ऊपर निकल है, 4 क्लोराइड, इन सब का चार्ज टोटल मिला के -2 है, तो हम कहेंगे ओके भाई पूरे संकुल का चार्ज -2 है, तो बच्चे x = +2 हो गया, है ना। x = क्या हो गया, तो हम कहेंगे x = हो गया +2। ठीक है भाई, अब तो कर लोगे, सिंपल है, जैसे 11th क्लास में सीखा था वैसा ही तो है कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो 11th में रिडॉक्स पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, सेम कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है, इतना ही उदाहरण नहीं है, उदाहरण तो 20, 25, 50 है, तो जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स की IUPAC सीखेंगे उसमें रूल आएगा लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, तो हम सब में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो आपको सारे ही क्लियर हो जाएंगे। इवन बहुत बार तो ऐसा होगा कि तुम मुझे कहोगे मैडम आप क्यों फाइंड कर रहे हो, तुमने कर ली है ना, यहाँ 2 लिख दो, 4 लिख दो, खत्म। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की बात क्लियर है, सारा सब कुछ क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़े, अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है मेरे पास संकुल का IUPAC नामकरण, है ना। IUPAC कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेमिंग, और नेमिंग करनी है तो IUPAC तो सीखने के नियम होते हैं, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो रूल्स फॉलो करेंगे, ताकि तुम भी वही नाम लिखो जो मैं लिखूं। तो रूल्स क्या है, तो हम 1 बाय 1 सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहला रूल ये कहता है कि जैसे साधारण लवण है, साधारण लवण क्या होता है, जैसे मान लो NaCl बताया था ना तुम्हें, साधारण लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। तो साधारण लवण मतलब सिंपल प्लस और माइनस वाला सॉल्ट ले लिया, तो मैंने ले लिया नमक NaCl, तो नमक में तुमने आगे क्या लिखा, सोडियम, पीछे क्या लिखा, क्लोराइड। NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो तुम प्लस को आगे लिखते हो, माइनस को एंड में लिखते हो। तो कभी भी संकुल में साधारण धनायन है तो आगे लिखो, और साधारण ऋणायन है तो पीछे लिखो, नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं। मान लो AlCl3 है तो तुम एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलोगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्यों बोलोगे, है ना। AlCl3 है तो हमें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कभी भी नंबर है ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं, मतलब प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, नंबर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, MgCl2 तो मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। इसी तरह से तो हम कहेंगे ओके, साधारण लवण के समान ही संकुल का जब आपको नाम लिखना है तो साधारण धनायन का नाम आगे लिखेंगे, साधारण ऋणायन का नाम अंत में लिखेंगे। कैसे, तो मान लो मैंने ले लिया K3FeCN6, ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड ले लिया मैंने, है ना। अब नाम तो जो है वो तो मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन मुझे पहला नियम पता है कि इसका नाम शुरू पोटेशियम से करना है। ठीक है, नाम की जो स्टार्टिंग है वो पोटेशियम से करनी है, और बाकी ठीक है बाद में जो होगा वो लिखेंगे, फिलहाल तो मुझे इतना समझ में आया। और ये भी क्लियर है कि अगर किसी ने ट्राई पोटेशियम लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है सब कुछ, कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है। तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखना है। आई बात समझ में। मान लो उदाहरण दूसरा ले लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ है CONH3 होल 6 और बाहर Cl3 है,
तो संकुल का नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंत जो है वो क्लोराइड पे करना है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म किस पे करना है? क्लोराइड पे। अगर तुमने गलती से सोचा कि मैं ट्राई क्लोराइड लिख दूं क्या, क्योंकि Cl3 है, तो बस वहीं खत्म होगी बात, फिर तुमने गलत कह दिया। ट्राई क्लोराइड गलत है, आपको सिर्फ क्लोराइड लिखना है। तो संकुल का नाम लिखते समय साधारण धनायन का नाम आगे, साधारण ऋणायन का नाम अंत में, भाई जो है वो लिख दो, है ना। अगर धनायन है तो नाम आगे लिखो, और खत्म क्या करना है, तो प्लस से शुरू करेंगे और माइनस पे खत्म करेंगे। प्लस से शुरू करेंगे, माइनस पे खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मेंशन नहीं करेंगे, नाम ही बहुत है, ठीक है। चलो पहला नियम तो क्लियर है। सेकंड रूल क्या है? तो सेकेंड रूल आपसे कहा गया कि भाई जब संकुल आयन का नाम लिखते हो तो सबसे पहले लिगेंड संख्या, बाद में लिगेंड का नाम लिखो। साधारण धनायन तो लिख दिया, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाओ, है ना। संकुल आयन मतलब वर्गाकार कोष्ठक के अंदर जो स्पीशीज है ना, उसमें तो पहले तो धातु होता है, फिर लिगेंड होते हैं, और लिगेंड कितने वो भी लिखा होता है। तो कह रहा है सबसे पहले देखो कितने लिगेंड है, 2 है तो डाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, 4 है तो टेट्रा लिखो, 5 है तो पेंटा लिखो, 6 है तो हेक्सा लिख दो, हेप्टा लिख दो, ऑक्टा लिख दो, हेप्टा लिख, नोना लिख दो, डेका लिख दो, अनडेक लिख दो, डोडेक लिख दो, इस तरह से लिखो, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके कुल मिला के लिगेंड संख्या लिखनी है ना, डाई ट्राई टेट्रा, ऐसे। एक हो तो मोनो नहीं लिखना है, एक है तो फिर ठीक है, होता नहीं है हालांकि एक, ठीक है। तो सामान्यतया लिगेंड के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, कर लेंगे। परंतु कार्बनिक लिगेंड के लिए अब यहाँ बहुत है ना परेशानी है, ठीक है। ये क्या मुसीबत है, मतलब कार्बनिक लिगेंड की बात अगर ये करे तो बच्चों कार्बनिक लिगेंड के लिए हम क्या करेंगे? कार्बनिक लिगेंड की बातें की जाए, ओके। तो देखो वैसे तो आपको लिखना है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह लिखना ही है। कार्बनिक लिगेंड के लिए बिस, अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, है ना, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसे शब्द क्यों लेके आए बिस ट्रिस? सीधा सीधा डाई ट्राई लिखते ना, हमारे इजी हो जाता। क्यों भाई बिस किस खुशी में लाए? बिस ट्रिस डाई ट्राई में क्या कमी थी? तो मान लो मेरे पास एक लिगेंड है, मेरे पास है मान लो मैथिलअमीन, ठीक है। तो बच्चे ये है मैथिलअमीन, ठीक है, कार्बनिक लिगेंड है, नाम ऑर्गेनिक ग्रुप है ना मैथिल। तो मैं कहूँगी ठीक है मैथिलअमीन है, नाम सुधारो, मैथिलअमीन मतलब नाम तो सुधारो, क्या नाम तो सही है मैथिलअमीन, तकलीफ क्या है मैथिलअमीन। और तो मेरा नहीं, मेरा मैथिलअमीन 2 बार है भाई, ठीक है 2 बार है। तो आपने क्या पढ़ा कि भाई नाम लिखते समय पहले लिगेंड संख्या बाद में लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो 2 लिगेंड है, मतलब हाँ मैथिलअमीन 2 बार है, तो तुम कहोगे डाई लिख देता हूँ, तुमने लिख दिया डाई मैथिलअमीन, है ना। तुमने कहा कॉम्प्लेक्स है IUPAC में धातु का नाम जो है तो है लिगेंड में आ रहा है डाई मैथिलअमीन। तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा डाई मैथिलअमीन, तो डाई मैथिलअमीन तो मैं ऐसा सोचूंगी कि नहीं सोचूंगी? बोल, अगर तुमने कहा डाई मैथिलअमीन तो मैं तो ये सोचूंगी, लेकिन तुम कह नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? तुमने कहा डाई मैथिलअमीन, मैं तो ये पढ़ूंगी, समझे मेरी बात? वापस देखो, मान लो तुम्हारा लिगेंड है एथिलअमीन, ठीक है, और एथिलअमीन मान लो 3 बार है, तो तुम कहोगे अच्छा लिगेंड संख्या 3 है तो मैं ट्राई लिख देता हूँ। तो तुम कहोगे मैडम ट्राई मैथिलअमीन, ट्राई एथिलअमीन, तो मैं कहूँगी अच्छा ट्राई एथिलअमीन मतलब ट्राई एथिलअमीन तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई एथिलअमीन मैं तो ये सोचूंगी, और मैं तो सही सोच रही हूँ, ट्राई एथिलअमीन यही तो होता है, डाई एथिलअमीन यही तो, डाई मैथिलअमीन यही तो होता है। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं मैथिलअमीन 2 बार है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैथिलअमीन 2 बार है? तुम कह रहे हो डाई मैथिलअमीन, तो डाई मैथिलअमीन ये, तुम कह रहे हो नहीं एथिलअमीन 3 बार है, ट्राई एथिलअमीन ये, तो मैं तो ये सोचूंगी ना, मेरे को सपना तोड़ना है कि तुम ये कह रहे हो।
तो ये होगी भ्रम की स्थिति, इन केस ऑफ कंफ्यूजन, है ना। मैं कभी नहीं कहती हूँ कार्बनिक लिगेंड, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, जहां पे भी डाई ट्राई शब्द पहले से ही आ रहे और ऑर्गेनिक में तो आते ही हैं, वहां गड़बड़ होनी शुरू है, ठीक है। तो वहां हम ऐसे नहीं लिखेंगे डाई मैथिलामीन तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ट्राई एथिलामीन तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बार होता है ना घर में भी उल्टे सीधे नाम रख लेते हैं, फिर बुलाते क्या है और सोचते क्या है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब मैथिलामीन 2 बार है तो हम क्या कहेंगे, डाई मैथिलामीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे बिस, और ब्रैकेट में इसका नाम डालो, हम कहना चाह रहे हैं बिसमैथिलएमीन। तो बिसमैथिलएमीन बोलेगा तो मेरे दिमाग से तो हट जाएगा, अच्छा ये तो नहीं कह रहा क्योंकि तो डाई मैथिलामीन है, वो तो कह रहा है बिसमैथिलएमीन, मतलब वो कह रहा है अच्छा मैथिलएमीन 2 बार, ठीक है। और इसको बच्चे, इसको तुम्हें लिखना है ट्रिसमैथिलएमीन, यहां लिख दो, दिखाई दे रहा है तुम्हें, बोलो ट्रिस और एथिलएमीन, तो ट्रिस एथिलएमीन, और ब्रैकेट में और लिखना भाई, ट्रिस मतलब 3 बार, और बातें खत्म हो गई। ट्रिस एथिलएमीन मतलब एथिलएमीन 3 बार है, जहां तक ब्रैकेट लगाओगे वो चीज 3 बार चलेगी, ठीक है। तो अगर तुम इसको डाई मैथिलएमीन लिखते तो मैं ये पढ़ती, अगर तुम इसको ट्राई एथिलएमीन लिखते तो मैं वो पढ़ती, फिर तुम कहना क्या चाह रहे हो और मैं पढ़ क्या रही हूँ, वो भ्रम हो गया, गलत हो गया, फिर नंबर तो तुम्हारे 0 आएंगे। तो नियम बना लिया कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन है, वहां तुम्हें डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वहां तुम्हें बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं आती, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो मैं ये चीज हटा देती हूँ, तो अभी तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, बोलो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये रूल भी समझ में आ गया, बिस ट्रिस कब लगाना है, ओके। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुछ कह ही नहीं रहा नेक्स्ट रूल भी कुछ कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि ऋणात्मक लिगेंड के अंत में, इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड, आप अंत में ओ लगाइए, ऋणात्मक लिगेंड के अंत में ओ लगाइए, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास है F माइनस तो तुम लिखो फ्लोरो या फ्लोरिडो, दोनों सही है। एनसीईआरटी में फ्लोरिडो है तो फ्लोरिडो लिखो, और अगर कहीं तुम्हें फ्लोरो दिया है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो पहले तुम्हें ये लिखना है, नहीं तो ये भी चल जाएगा, क्लियर। अगर Cl माइनस है बच्चे तो क्लोरिडो लिखिए, उसको फ्लोरो लिखा है तो इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही फ्लोरिडो, क्लोरिडो। Br माइनस है तो बच्चों इसको ब्रोमिडो लिखिए, है ना, और ब्रोमो भी लिख दिया तो ओके, ओ लगाना है, ठीक है भाई। I माइनस है तो आयोडो लिखिए, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। साइनाइड है बच्चों तो साइनो लिखिए, ओ लगाना है बस। आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनो लिखिए, ठीक है। इससे तुम्हें चार्ज भी याद होता जाएगा, अच्छा सब -1 वाले चल रहे, ठीक है। CnO माइनस है, मान लो CnO माइनस है तो बच्चों साइनेटो लिखो, साइनेटो। और NCO माइनस है तो आइसोसाइनेटो लिखो, तकलीफ क्या है। CnO माइनस साइनेटो, NCO माइनस तो क्या लिखोगे, आइसोसाइनेटो। CnS माइनस है तो लिखो थायोसाइनेटो। बात समझ में आ रही ना मेरी, ठीक है। याद करना इसमें क्या है, NO2 माइनस है तो नाइट्रो, और पढ़ते ही मतलब लग जाता है ना कि हाँ, पढ़ते ही लग जाता है ना, याद क्या करना है। विराट कोहली की फोटो आती है तुम नाम याद करते हो, नाम क्या है, नाम क्या है, विराट कोहली दिख ही रहा है, उसमें क्या है ना। ये तो ना कभी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में तुम कंफ्यूज हो गए, अरे ये विराट है ये विराट है, ऐसा होता है क्या, क्यों नहीं होता, बार बार देखते हैं। तो एक बार पढ़ लो, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। देख लो चाहे NO2 माइनस नाइट्रो, याद करने की क्या जरूरत है ना। जब उसको याद नहीं करना तो उसको क्या याद करना, और तुम्हें लग रहा है तो उसको भी याद करना पड़ता है, तो याद रखना पड़ता है विराट कोहली रटना पड़ता है, तो रट लो फिर, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। सिंपल सी चीज़ है, NO2 माइनस नाइट्रो और ONO माइनस। तुम किस चीज़ के साथ कितने फैमिलियर हो, बस वही चीज़ है, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट आता है, याद करना है कि रटना है,
है ना, तो कुछ भी रटना नहीं, ये नाम है, नाइट्रो है, नाइट्रीटो है, ठीक है ना। घर में किचन में जाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, अच्छा ये पतीला है, ये भगोना है, ये चलनी है, और ये तो सारे नाम याद करने पड़ते। अरे याद क्या करने पड़ते, देख रहे हो नाम एक बार सुन लिया याद कर लो, पता ही है याद क्या कर लो, एक बार मैंने बोल दिया वो याद है ना। तो फिर तो ये भी तो वही चीज़ है, तो फेमिलियर हो जाओ चीज़ों से। ये नहीं है कि मैडम अभी आपने 30 नाम लिख दिए तो सारा याद कौन करेगा। अगर ये लाइव क्लास होती तो अरे मैडम इतना कौन याद करेगा, अरे भाई इतना कौन याद करेगा, है ना। इंडियन प्लेयर छोड़ो, तुम्हें तो आईपीएल में सारे क्रिकेटर्स के नाम याद है, अब चाहे वो इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, उसका हो, उसका हो, सबका याद है। और मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ तो फिल्मों में सबके नाम याद है ना। और वो भी नहीं तो स्कूल में सारे दोस्तों के नाम याद है। तो बैठ के रटना थोड़ा ना है, एक बार उसको देखा, उसका नाम दिमाग में फिट हो गया, है ना। तो ये तो आपका ब्रेन है, सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन है बच्चों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार देखो याद हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो हो गया, नाइट्रीटो हो गया। नाउ सल्फर वाले पे आ जाते हैं, SO4-2, ठीक है। तो फ्लैक्सीडेंट लिगेंड है, इसके पास तो फ्लैक्सिबिलिटी है, कभी मोनोडेंटेट कभी बाईडेंटेट। तो SO4-2 सल्फेट है, सल्फेटो। SO3-2 सल्फाइट है, तो सल्फाइटो, ओ कौन लगाएगा, पहले ही बोल दिया था ओ लगाना है तुम्हें, ठीक है। और बच्चे सल्फर-2 है ना, सपोज सल्फर-2 है तो सल्फाइडो, ठीक है। सल्फर-2 है सल्फाइडो। फिर H2O3-2 तो ये हो जाएगा थायोसल्फेटो, ठीक है। तो ये सल्फर वाले हो गए। H- आ जाए बच्चों तो हाइड्रीडो या हाइड्राइडो, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा वो टेंशन है ना, स्पेलिंग में तो हाइड्रीडो ही है, ठीक है, लिखने में आप हाइड्राइडो भी लिख सकते हो। देन OH-, तो बच्चे OH- लिखेंगे हम हाइड्रोक्सो, ठीक है, OH- हाइड्रोक्सो। CO3-2 तो बेटा CO3-2 कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेटो। CH3COO- तो ये हो जाएगा एसीटेट होता है, तो एसीटेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो। CH3O- तो मिथॉक्साइड है ना, तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सो, ठीक है, मैथॉक्सो या मिथॉक्सो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन वाले कुछ देख लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन वाले में मैंने अभी बताया O-2 आ गया बच्चों। मान लो ऑक्सीजन -2 है तो इसको ऑक्सो लिख दो, या करेक्ट तो ऑक्सीडो है ना, क्योंकि ये ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइडो, और आपको ऑक्सो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, तो ठीक है ना, ऑक्सो। फिर O2- है, तो बच्चे O2- सुपर ऑक्साइड आयन है, तो दिस इज सुपर ऑक्सो। देन O2-2 है, तो ये परऑक्साइड है, तो परऑक्सो। फिर बच्चे NH2- है, तो हम बोलेंगे एमिडो, ठीक है। NH-2 है तो हम बोलेंगे इमीडो। नाइट्रोजन -3 है तो हम बोलेंगे नाइट्रीडो, ठीक है, समझ गए। ऑक्साइडो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, ठीक है। O2- सुपर ऑक्साइड होता है बच्चों, है ना। सिमिलरली ये आपका क्या होता है, ये पर ऑक्साइड होता है O2-2, ठीक है। और ऑक्साइडो तो मैंने लिख दिया, अमीडो हो गया, एमिडो हो गया, नाइट्रीडो हो गया, एक और आएगा नाइट्रोजन से N3-, तो एजिडो, है ना। N3- को क्या पढ़ेंगे, एजिडो, ठीक है। तो इस तरह से नाम है, थोड़े बहुत और आ जाएंगे तो जब आएगी जब हम उस पर देख लेंगे, है ना। ऑक्सीलेटो, आई थिंक कार्बन वाला नहीं लिखाया था क्या, ऑक्सीलेटो नहीं लिखाया था, ठीक है। तो C2O4-2 तो इसको लिखना है ऑक्सीलेटो, है ना। ग्लाइसिनेट तो लिखा ही था GLY, याद करो, ग्लाइसिनेट याद है ना, आधा तो एथिलीन डाइअमीन था, आधा COO- था, तो बच्चे इसको लिखना ग्लाइसिनेटो, ठीक है, शॉर्ट में GLY था ही, और ग्लाइसिनेटो ऐसे,
कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाएगा। नेगेटिव लिगेंड के अंत में ओ आएगा। क्लियर? सबसे पहले साधारण धनायन है तो नाम लिखो, नहीं है तो छोड़ो। अंदर गए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गए तो धातु मिलेगा, लिगेंड मिलेगा, और कितने लिगेंड है तो पहले लिगेंड संख्या लिखो, फिर लिगेंड का नाम लिखो। नेगेटिव लिगेंड है तो ओ लगा दो, नेगेटिव नहीं है, मान लो न्यूट्रल है तो देख लेते हैं, है ना। तो सपोज हमारे पास कुछ उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो बच्चे उदासीन लिगेंड में पहला आपके पास है वाटर, तो इनके स्पेशल नेम है, तो वाटर का स्पेसिफिक नेम है एक्वा। मान लो तुम्हारे पास है अमोनिया NH3। अब यहाँ बिल्कुल है ना, गांठ बांध लेना इस चीज को, अमोनिया में एमीन डबल एम आएगा। IIT में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे। सिर्फ 2 ऑप्शन में इतना ही फर्क था, एक में सिंगल एम था और एक में डबल एम था। सेम क्वेश्चन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, IUPAC नाम दे दिया, और 2 नाम सेम थे, बच्चों ने कंप्लेन किया दोनों नाम सेम है। बहुत ध्यान से देखोगे तो सिंगल एम मतलब वो एमीन है NH2 वाला, और ये डबल एम मतलब वो एमीन, बोलने में तो एमीन ही आता है लेकिन डबल एम, तो एमीन डबल एम मतलब अमोनिया की बात कर रहा है, एमीन सिंगल एम मतलब वो अमाइंस की बात कर रहा है। आगे बात समझ में, एक बार पहले ही बताई थी मैंने ये बात, तो इसको तो तुम बिल्कुल गांठ बांध लो कि हाँ ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे से सीखना है भाई। CO तो कार्बोनिल, ठीक है, CO क्या होता है तो हम कहेंगे ना कार्बोनिल। CS है बच्चे तो थायोकार्बोनिल, ठीक है, तो कार्बोनिल भी हो गया, थायोकार्बोनिल भी हो गया। फिर NO तो बच्चों NO मतलब नाइट्रोसिल, ठीक है, NO तो तुम कह देना नाइट्रोसिल, तकलीफ क्या है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स है ना, कुछ कार्बनिक लिगेंड के नाम भी देख लेते हैं। कुछ कार्बनिक लिगेंड के नाम इस प्रकार है। कुछ कार्बनिक लिगेंड के नाम इस प्रकार है, बोलो ऑर्गेनिक लिगेंड। तो मान लो बेंजीन C6H6 लिख दे, ध्यान रखना C6H5 भी आता है लिगेंड में ना, क्लोरोफिनाइल आएगा। तो फिलहाल ये C6H6 है, तो बच्चे इसका नाम तुम बेंजीन लिख देना, और बेंजीन को बेंजीन है, कोई विशेष नाम नहीं देना है। नाइट्रोजन डाल दिया मान लो इसने, ठीक है, कार्बन हटा के नाइट्रोजन डाल दिया C5H5N, तो तुम्हें पता ही है ना पिरिडी, और वो ऐसे लिखेगा नहीं, बहुत बार तो PY ही लिखते हैं, पर वो और कंफ्यूज करना हो तो ऐसे लिख दे C5H5N, ठीक है। ये Y है बच्चों, PY है पिरिडीन, ठीक है। फिर मान लो ऐसा नहीं दे, बेंजीन नहीं दे, पिरिडीन, हाँ एक बहुत फेमस चल रहा है PPH3, ठीक है। तो PPH3 मतलब एक्चुअली ऑर्गेनिक तो नहीं है ये, P मतलब फॉस्फीन है और PH मतलब फिनाइल है, तो मैं ऐसे लिख दूँ C6H5। तो कितने फिनाइल नजर आ रहे हैं तुम्हें, बोलो क्या तुम्हें 3 फिनाइल नजर आ रहे हैं, तो ट्राइफेनिल लिख दो, 3 नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो और फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होता ही है ना, या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये पाई एसिड लिगेंड है, पाई बॉन्ड आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, संकुल में जुड़ने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पाई बॉन्ड काम करेगा। फिलहाल मैं इसका नाम लिख देती हूँ ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये ऑर्गेनिक लिगेंड तो नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गई, जगह है हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं। कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा है, C5 है, H5 है और -1। अब 11th में तुमने ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, एरोमेटिक है ना, तो जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, घूमते हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। मैंने ऐसा बनाया है, 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं और बीच में माइनस बनाया, इसकी जगह वो रिंग बना दे तो तुम्हें टेंशन नहीं करना है, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। क्या तुम्हें 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, साइक्लिक स्पीशीज नजर आ रही है, तो इसका नाम देखो, चक्रीय है तो साइक्लो लिखो, 5 कार्बन है तो पेंटा लिखो, 2 डबल बॉन्ड है तो डाईईन लिखो, है ना, और नेगेटिव चार्ज है तो साइक्लोपेंटा डाईइनाइल लिखो।
C5H5 -1 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक लिगेंड्स है। क्लियर। तो हम कहेंगे चलो सबसे पहले साधारण धनायन लिख देते है, तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड में देख लो साधारण ऋणायन है तो खत्म तो एंड में ऋणायन पे होगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जाएंगे तो धातु है, लिगेंड है और लिगेंड संख्या है। अब लिगेंड संख्या है तो डाई ट्राई लिखो, फंसते ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बिस्ट्रेस लिखो, नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ लगाओ, न्यूट्रल लिगेंड के स्पेसिफिक नेम है, ऑर्गेनिक लिगेंड को यूं का यूं लिखना है। ठीक है। अब नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, वर्णमाला क्रम में देखना है। फिर आपको भी देखना माइनस पहले लिखूँ, न्यूट्रल पहले लिखूँ, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, सब चीज़ें छोड़ो। ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो अब क्या करें। तो भाई हमने लिगेंड विगेंड पढ़ लिया, आगे क्या रूल है हमारे पास। तो नेक्स्ट रूल है, यदि संकुल ऋणायन है तो धातु परमाणु के अंत में 8 लगाते। संकुल ऋणायन मतलब समझे, जैसे ऐसा कुछ है NiCN4 -2, तो संकुल ऋणायन है ना। तो धातु मतलब धातु निकल है, Ni का मतलब निकल है। प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Ni। तो मैं कहूँगी अच्छा Ni मतलब तो निकल है, तो धातु के अंत में निकलेट लिखना है। सीक्वेंस अभी बताऊंगी क्या करना है, लेकिन लिखना क्या है, निकलेट। अब जैसे मान लो Ag का कोई कॉम्प्लेक्स है बच्चे, मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स है AgCN2 -1, ठीक है। तो संकुल ऋणायन है ना, बाहर माइनस है, तो इसका चिन्ह Ag है, सिंबल जो है वो Ag है। तो Ag मतलब सिल्वर तो नहीं, मतलब Ag मतलब तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर है तो सिंबल में Ag है ना, तो इस Ag का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे अर्जेंटम है। जो इसका प्रतीक चिन्ह है वही नाम लिखना है। तो Ni का तो प्रतीक चिन्ह भी Ni है, प्रतीक का मतलब भी निकल है और वैसे भी निकल है, लेकिन Ag को हम चांदी बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, लेकिन सिंबल का मतलब चांदी या सिल्वर नहीं है, सिंबल का मतलब अर्जेंटम है। तो ये कह रहा है अच्छा ऐसा है, तो फिर इसके नाम में जहां पे भी धातु का नाम लिखना हो वहां तुम अर्जेंटेट लिखना। नहीं बात समझ में है ना। लाइक और कहाँ फंसोगे तुम, मान लो तुम ऐसा कुछ दे दिया FeCN6, ठीक है। अब संकुल ऋणायन मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो आगे K4 लिख दिया, तो बच्चे आगे साधारण धनायन है तो संकुल ऋणायन नहीं हुआ क्या, बोलो। अगर मैंने आगे लिख दिया K4 तो आगे वाला तो साधारण धनायन है ना, तो पीछे संकुल क्या हो गया, ऋणायन। अब इस संकुल ऋणायन में धातु, तो हम कहेंगे धातु तो Fe है ना, तो Fe का मतलब क्या है, वैसे तो आयरन है, Fe को तुम आयरन बोलते हैं, लेकिन यहाँ Fe का मतलब क्या है, तो यहाँ फेरम होता है। Fe मतलब फेरम होता है, और तुम्हें तो फेरम लिखना नहीं है, 8 लिखना है, तो ये हो जाएगा फेरेट। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रूल जो है वो है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। धातु के नाम के पश्चात, भाई धातु का नाम तो लिखना ही, आपने पहले लिगेंड संख्या लिख दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया, एक से ज़्यादा लिगेंड थे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब धातु का नाम लिखना है, अब धातु के नाम के अंत में 8 कब लगाना है, तो तुमने कहा संकुल ऋणायन है। मैं कैसे पहचानूंगा कि संकुल ऋणायन है, तो या तो तुम्हें ऐसे नेगेटिव साइन दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आगे प्लस लिखा होगा तो संकुल माइनस है। भाई जब तुमने कह दिया K4 तो K4 तो क्या है, साधारण धनायन, तो बाकी बचा हुआ सारा क्या है, ऋणायन, तो संकुल का चार्ज नेगेटिव है। क्लियर। तो संकुल ऋणायन है तो 8 लिखना है, अदरवाइज जो नाम है वो नाम लिखो। धातु के नाम के पश्चात, नाम तो लिख देंगे, अब क्या लिखना है वो पता ही है। तो बच्चे धातु के नाम के पश्चात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अभी सिखाई थी ना तुम्हें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, वो लिखना है ना। और ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है, मतलब समझे। ऑक्सीकरण अवस्था 1 है तो 1 नहीं लिखना है, फर्स्ट लिखना है। ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो सेकंड लिखना है, 3 है तो थर्ड लिखना है, तो रोमन संख्या में लिखते हैं। धातु का नाम लिख दो, ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखो।
है ना, एक है तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? अब मैं क्या करती हूँ, तुम्हें एक सीक्वेंस दे देती हूँ, है ना, कि भाई रूल्स तो हमने सारे पढ़ लिए मोस्ट प्रोबेबली, तो हम आपको एक सीक्वेंस दे देते हैं कि भाई सीक्वेंस के हिसाब से आपको नाम लिखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे तो बच्चे, सबसे पहले लिखना साधारण धनायन। कभी भी संकुल का नाम शुरू करो तो सबसे पहले लिखना साधारण धनायन। ठीक है, साधारण धनायन मान लो है ही नहीं तो नहीं है तो मत लिखना, यदि हो तो ही लिखना। सबसे पहले साधारण धनायन, है तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, फिर तो बच्चा उसके बाद में थोड़ा गैप रखना है, स्पेस। आप संकुल लिखने जा रहे हैं, है ना, तो गैप लिख दो, ये गैप है। अब तुम्हें लिखना है लीगेंड संख्या। समझे मेरी बात? लीगेंड संख्या मतलब 2 लीगेंड है तो डाई लिखो, 3 लीगेंड है तो ट्राई लिखो, 4 है तो टेट्रा लिखो, 5 है तो पेंटा लिखो, 6 है तो हेक्सा लिखो। और ऑर्गेनिक लीगेंड है, भ्रम की स्थिति है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, है ना। अब क्या कर सकते हैं, तो लीगेंड संख्या लिख दी, कोई तकलीफ नहीं। अब लीगेंड संख्या भी लिख दिया तो लीगेंड का नाम लिखो। ठीक है, तो प्लस लिख दो, इसमें जोड़ के लिखना है, मतलब एक ही लाइन लिखनी है, एक लाइन में आएगा सारा, एक लाइन के नीचे सारा। ठीक है, लीगेंड नाम लिख दे। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो वर्णमाला क्रम में लिख देना यार, क्या तकलीफ है ना, एक से ज्यादा हो तो वर्णमाला क्रम में। अच्छा, डाई ट्राई का वर्णमाला क्रम नहीं, डाई है तो डी, हाँ, लीगेंड का नाम वो वर्णमाला क्रम में, 2-3 है वो चलेगा। ठीक है, वर्णमाला क्रम में लीगेंड का नाम भी लिख दिया। फिर इसी लाइन के अंदर धातु का नाम। ठीक है, सीक्वेंस आ गया ना तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब क्या करें, अंत में, अंत भला तो सब भला, तो साधारण धनायन है तब तो यही खत्म हो जाएगा। एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं रहेगी ना, धनायन आ गया तो संकुल ऋणायन हो गया, बस खत्म। अब धनायन नहीं है तो पीछे ऋणायन आएगा, ये तो यानी आगे धनायन फिर संकुल ऋणायन फिर धनायन, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो यह खत्म हो जाएगा। और इन केस ये नहीं है तो थोड़ा गैप देके साधारण ऋणायन भी लिख देना, है ना, या वो होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो वो नहीं होगा, साधारण ऋण आयन लिख देना भाई। ठीक है, यदि हो तो बोलो, क्या कोई तकलीफ है? कमेंट बॉक्स है तुम्हारे पास लिखने के लिए, है ना, लाइव चैट में मैं अवेलेबल होती हूँ, आपकी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। बहुत बार नहीं जवाब दे पाते हैं, कुछ काम होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल जवाब मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। और इग्नोर कुछ नहीं होता है, हाँ, कोई कमेंट इग्नोर नहीं करती हूँ, मोस्टली इस चैनल पे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है, बहुत बार क्या होता है, ऐसा सवाल पूछते हैं जो आने वाला है, नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, तो उसमें हम जवाब नहीं दे पाते, बेटा नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, है ना। और बहुत बार क्या होता है, क्लियर कट क्वेश्चन नहीं होता है, सही सवाल नहीं पूछते हो, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, आप पूछना क्या चाह रहे हो और पूछ क्या रहे हो, हम समझ ही नहीं पाते आपका क्वेश्चन क्या है। दैट्स वाई हम बहुत बार जवाब नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि मैम आप इग्नोर मारती है, गया जमाना इग्नोर मारने का। ठीक है, तो सुननी पड़ती है, सही बात है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कम से कम 50 नाम सिखाऊंगी, तब तो सीख जाओगे और पक्का क्वेश्चन आएगा। अगर संकुल यौगिक है तो पक्का सवाल आएगा, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है यूबीसी नाम लिखो। कंपटीशन में भी इसकी नेमिंग पे क्वेश्चन आते हैं, तो सारे ही अपन एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जो नाम तुम्हें आए उसमें वीडियो थोड़ा फास्ट कर ले, तुम्हारे पास तो सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो चलो मान लो सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, K4FeCN6। तो देखो, तुम क्या करना, साइड में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना। मैं तो तुम्हें यहाँ निकाल के सिखा रही हूँ, बट आपको क्या करना है, एग्जाम में, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो फटाफट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो देखो, एक पोटेशियम 1 होता है क्या, अभी सिखाया था ग्रुप 1, हाँ ली ना की मतलब पोटेशियम, तो भाई ग्रुप 1 है, ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, यानी पोटेशियम का चार्ज +1। 4 पोटेशियम है तो मैं 4 लिख देती हूँ। FeX है, साइनाइड बच्चे -1 होता है,
6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो x बराबर 2, ठीक है। अब नाम लिखो, तो देखो साधारण धन आयन है ना, नाम क्या है इसमें, तो हम कह रहे हैं सबसे पहले साधारण धनायन लिखना है। तो बच्चे साधारण धनायन मतलब सबसे पहले पोटेशियम लिख दूं, तो मैंने साधारण धनायन मतलब सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया। फिर लीगेंड संख्या है ना, थोड़ा गैप देके लिखना, तो गैप देती हूँ। लीगेंड संख्या, कितने लीगेंड नजर आ रहे, कितने लीगेंड नजर आ रहे, 6, तो हेक्सा लिख दो, हेक्सा। फिर नेगेटिव लीगेंड के अंत में ओ आता है, नियम सिखाया था, तो CN साइनाइड है लेकिन मुझे ओ लिखना है, तो बच्चे साइनो लिखो, हेक्सा साइनो, ठीक है। और एक ही लाइन चलेगी, सिखा आपको, देखो प्लस प्लस लिखा है, सब एक ही लाइन में। तो लीगेंड संख्या लिख दी, लीगेंड नाम लिख दिया, वर्णमाला क्या एक ही लीगेंड है तो मैंने साइनो लिख दिया। धातु का नाम, तो धातु तो Fe है, आयरन है, लेकिन मुझे याद आ रही है तो संकुल ऋणायन है, क्योंकि अगर पोटेशियम धनायन है तो पूरा संकुल ऋणायन है। और यदि संकुल ऋणायन हो तो धातु के अंत में 8 आता है, और जो Fe को पुकारते हैं उसके अंत में 8 आएगा, तो Fe मतलब तो फेरम होता है, तो फेरेट लिखना पड़ेगा, नियम अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो ये फेरेट लिखना है। और ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन में लिखो, तो 2 है तो मैंने सेकंड लिख दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल पढ़ने हैं, 50 तो देख ही लेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है। तो और लिखते हैं, अच्छा मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का नाम बताया, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, क्या तुम खुद ही लिख दोगी कि इसका नाम बोलो? मैं समझाती हूँ, जो तो लिखो नाम, देखें क्या करते हो। एक पोटेशियम का चार्ज 1 होता है, 3 पोटेशियम का 3 होगा। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था में x मान लेती हूँ, 1 साइनाइड -1, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे हिसाब से x बराबर 3 आ रहा है, ठीक है। अब मेरा सीक्वेंस तो ये रहा, साधारण धनायन तो है भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम लिख लेते हैं, साधारण धनायन पोटेशियम लिख लेते हैं, ठीक है। लीगेंड संख्या 6, तो 6 मतलब हेक्सा लिख देती हूँ थोड़ा गैप बना के, और CN को भी बताया था साइनो लिख देते हैं, तो फिर इसको भी मैं फेरेट लिखूं, क्योंकि बाहर पोटेशियम लिखा है, तो पोटेशियम साधारण धनायन है तो संकुल ऋणायन है, तो हम कहेंगे हाँ हेक्सासाइनोफेरेट बिल्कुल लिखिए, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट। और इस बार मैं 3 लिखूं, पिछली बार मैंने 2 लिखा था। ये फेरोसाइनाइड था, मैंने बहुत दिन पहले सिखाया था, फेरोसाइनाइड क्योंकि फेरस है, और वो फेरी साइनाइड है क्योंकि फेरी है, Fe+3, तो यहाँ मुझे फेरेट 3rd लिखना पड़ेगा। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरीसाइनाइड जो है वो आपके क्या बोलते हैं, सिंपल नेम है ना, जनरल भाषा में हम इनको फेरो और फेरी बोलते हैं, अदरवाइज IUPAC नेमिंग तो ये है ना, ये इनके IUPAC नामकरण है बच्चों, क्लियर। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो देखो रूल्स तो हमारे पास हैं ऑलरेडी, चलो 3rd एग्जाम्पल की तरफ चलते। नेक्स्ट मान लो हमारे पास है NiCO4, ठीक है। तो पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो निकल को X मान लेती हूँ, +4 इंटू, तो बेटा CO कार्बोनिल होता है, वैसे तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, विशेष नाम सिखाया था ना वाटर का एक्वा, CO का कार्बोनिल, तो मैं कहूँगी CO तो कार्बोनिल है, 4 है तो 4 तो है लेकिन उदासीन है, उदासीन लिगेंड के तो विशेष नाम थे, तो CO कार्बोनिल है, न्यूट्रल है तो 0 हो गया चार्ज, है ना। जो भी चीज़ तो हवा में मिल जाए, बॉटल में मिल जाए, वो न्यूट्रल है ना। हवा में ऑक्सीजन है O2 तो न्यूट्रल है, क्लोरीन तो न्यूट्रल है,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन को जलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हवा में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि चलो न्यूट्रल है तो 0 से मल्टीप्लाई करो, पूरा संकुल भी मुझे न्यूट्रल नजर आ रहा है तो x बराबर 0। अब साधारण धनायन तो मैं कहूँगी है ही नहीं, लीगेंड संख्या तो 4 लीगेंड है तो मुझे टेट्रा लिखना चाहिए, ठीक है। और CO का नाम तो हम कहेंगे कार्बोनिल, तो भाई टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। धातु का नाम तो भाई धातु का नाम निकल, है ना। और ऑक्सीकरण अवस्था, अच्छा ये एक लाइन में आना चाहिए बच्चों, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था तो हम कहेंगे 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। और एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है NiCN होल 4 चार्ज -2 है, तो बच्चे निकल को x मान लो, एक साइनाइड -1 है, 4 साइनाइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ओवरऑल तो इस बार संकुल न्यूट्रल नहीं है, संकुल का चार्ज देखो -2 है तो -2, तो बच्चे x बराबर +2, ठीक है। अब सबसे पहले साधारण धनायन नहीं है, लीगेंड संख्या बोलो कितने लीगेंड है, 4, तो टेट्रा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, 4 लीगेंड है तो टेट्रा। CN का नाम तो साइनो, है ना, नेगेटिव लीगेंड है तो साइनो, तो टेट्रा साइनो। संकुल ऋणायन है तो बिल्कुल है, दिख ही रहा है चार्ज नेगेटिव, लेकिन Ni को तो निकल ही बोलते हैं, ऐसे भी और वैसे भी निकल तो निकल ही रहेगा, तो हम कहेंगे ठीक है टेट्रा साइनो निकलेट। 8 लिखूँ ना, नेगेटिव लीगेंड के अंत में 8 आता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई सेकेंड, बोलो कोई तकलीफ हो तो, ठीक है। फिर मान लो एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। कितने हो गए थे, 4 एग्जाम्पल हो गए। 5th एग्जाम्पल लेते हुए मान लो ये ले लिया, ये सिखाया था मैंने तुम्हें Na2CrOF4, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कर लो ये, सोडियम ग्रुप 1 का ही है, हालीना, हालीना ना मतलब क्या, ग्रुप 1 सोडियम, है ना, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Cr को मैं x मान लेती हूँ, ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्साइडो ऑक्सीडो ऑक्सो कुछ भी लिख दो। 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, पूरा संकुल न्यूट्रल है, तो बच्चे x बराबर, ये +2 -2 कैंसिल ना, तो x बराबर 4 आ रहा है, ठीक है भाई 4 हो गया। अब बोलो, तो सबसे पहले साधारण धनायन तो वो मुझे दिख गया सोडियम, साधारण धनायन सोडियम। लीगेंड संख्या तो 4 तो फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, तो टेट्रा फ्लोरो, F से फ्लोरो, F पहले आएगा, और ऑक्सीडो O है तो बाद में आएगा। और ये मत सोचना टेट्रा का T ले लूँ, नहीं, टेट्रा तो आएगा ही, अब टेट्रा हो डाई हो उसका क्या करेंगे, तो टेट्रा फ्लोरो या फ्लोरिडो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। NCERT तो फ्लोरिडो लिखता है ना। O को मुझे ऑक्सो लिखना चाहिए, और सही तो ऑक्सीडो है, क्योंकि ऑक्साइड होता है ना तो ऑक्सीडो, फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, ऐसा उन्होंने रूल बनाया है, ठीक है। और धातु क्या है, क्रोमियम, लेकिन इस बार संकुल नेगेटिव है, क्योंकि बाहर ही आपने लिख दिया साधारण धनायन सोडियम, तो संकुल ऋणायन, ये समझ में आ रहा है, संकुल ऋणायन सोडियम प्लस तो पूरा संकुल क्या माइनस। डे 1 जब हमने संकुल के बारे में सीखा था तो हमने क्या कहा था, स्क्वायर ब्रैकेट जो वो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी आइडेंटिटी है, बाहर वाला अलग हो जाएगा, तो यहाँ बाहर वाला सोडियम अलग हो जाएगा, तो सोडियम प्लस तो हमारा संकुल माइनस, ठीक है। तो क्रोमेट और बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो 4 लिख दो, बस क्या तकलीफ है। तो सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये ले लिया FeCO होल 5, आगे पीछे कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स भी नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो x बराबर 0। अब साधारण धनायन तो नहीं है,
लीगेंड 5 है तो पेंटा लिख देती हूँ। CO का विशेष नाम अभी बताया था कार्बोनिल, तो भी पेंटा कार्बोनिल। अब 8 तो लगाना नहीं है, क्योंकि 8 तो तब लगाना जब संकुल ऋणायन हो। यहाँ पे तो मेरे पास कोई संकुल ऋणायन है नहीं, तो मैं छोड़ देती हूँ। भैया Fe का साधारण नाम क्या है, तो Fe को तो हम आयरन पढ़ते हैं। फेरेट मत लिखना, फेरम मत लिखना, नॉर्मल नेम लिखना है ना। तो हम लेंगे आयरन था तो आयरन लिखो, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0 लिखो। ठीक है, ये हमारा उदाहरण 6। बात समझ में आ रही है? और देखते हैं एग्जाम्पल 7। मान लो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, COEN होल थ्राइस Cl3, कोबाल्ट X मान लेते हैं, प्लस 3 इंटू EN क्या है, तो EN एथिलीन डाई अमीन है। तुम चाहो तो एथेन डाई अमीन लिखो, एथेन 1,2 डाई अमीन, वो भी सही है। एथिलीन डाई अमीन वो भी सही है, दोनों कंसिडर किए हुए करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एथिलीन डाई अमीन ले देके है तो न्यूट्रल ना, नेगेटिव होता तो मैं ओ नहीं लगा लेती, एथिलीन डाई अमीनो, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, एथिलीन डाई अमीन बोला, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। मान लो तुम बहुत बार भूल जाने, मुझे क्या पता माइनस है कि प्लस है ना, तो प्लस होता तो EM बोलता, माइनस होता तो O बोलता, और कुछ नहीं बोल रहा मतलब न्यूट्रल है। अब तो समझ जाओ, ठीक है। और Cl-1 होता ही है, ठीक है। ये बाहर साधारण आयन है, 3 है तो x बराबर तो 3 आ गया। अब क्या करें, तो साधारण धन आयन नहीं है, लीगेंड संख्या 3 तो ट्राई लिख देते हैं, लिख दो ट्राई, गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक लीगेंड है एथिलीन डाइअमीन, है ना, तुमने लिख दिया ट्राई एथिलीन, तो वो सोचेगा अच्छा एथिलीन 3 बार है और उसमें 2 अमीन है, तो तुम बोल क्या रहे हो और वो सोच क्या रहा है, और वो सही है, तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया था मैंने ट्रिस लिखना है। तो ट्रिस कौन लिखेगा, है ना, तो सबसे पहले ट्रिस से शुरू करें, और ट्रिस मतलब 3 बार चलेगा, जो भी चलेगा उसको ब्रैकेट में डालो भाई, 3 बार क्या चलेगा, तो हम कहेंगे एथिलीन डाइअमीन है एक्चुअली, है ना। और एमीन में भी ध्यान रखना, डबल एम मत कर देना। एथिलीन डाइअमीन है पर वो 3 बार है तो ट्रिस। धातु हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये सब एक ही लाइन में है ना, एक ही छत है इनके ऊपर, एक ही लाइन चल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 3rd है, और लास्ट में आएगा क्लोराइड। तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। बोलो कोई तकलीफ है क्या, यहाँ तक क्लियर। और उदाहरण ले लेते हैं, और मैं ले लेती हूँ, चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं, CrNH3 होल 6, और मान लो इसका चार्ज ही छोड़ देती हूँ +3, ठीक है। अब क्या करें, तो मेटल तो मेरा क्रोमियम है, तो मैं क्रोमियम को X मान लेती हूँ। अमोनिया, तो अमोनिया बॉटल में रख सकते हैं, सिलेंडर आ सकता है अमोनिया का, न्यूट्रल है ना, अमोनिया लीकर लैब में देखा भी होगा, ठीक है। तो NH3 न्यूट्रल है, अकेला रह सकता है मतलब न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे NH3 0। ओवरऑल चार्ज +3 है, तो X बराबर +3। अब सबसे पहले साधारण धनायन नहीं है, लीगेंड संख्या 6 है तो हेक्सा। न्यूट्रल लीगेंड है, विशेष नाम बताया था, बोलो अमोनिया का स्पेसिफिक नाम क्या बताया था, एमीन। अब डबल एम नहीं बोला तो गलत है, फिर गए नंबर तुम्हारे, है ना, मैंने सिखाया था डबल एम बोलना, हेक्सा एमीन, एमीन में डबल एम। तो हेक्सा अमीन धातु का नाम, तो धातु हमारा क्रोमियम है, ठीक है, तो भाई क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चे 3 है ना, तो 3rd लिखो। और ये आयन है, एक्चुअली ये संकुल आयन है, तो लास्ट में तुम आयन भी लिख सकते हो, क्रोमियम 3rd आयन, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग होगी, 8 उदाहरण तो पढ़ ली, अगली क्लास में 40 नहीं 42, तो नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल सिखाऊंगी IUPAC के, थोड़ा बहुत बनाना तो आ गया होगा, तो नेक्स्ट में सारे जवाब तुम्हें देना है ना, पॉज कर करके तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्लास ओवर, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना। कोई फ्रेंड्स जो ट्यूशन्स नहीं जा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अब तो हमारा सिलेबस 12 का देखो काफ़ी हो चुका है, आई थिंक 60-70% सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करवाया है यूट्यूब पे, तो आप उनके साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।